नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। उपचुनाव के महादंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 तारीख, कल 20 तारीख का वो दिन जब 9 सीटों पर मतदान होंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं और 9 सीटों पर मतदान होने हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं सभी सियासी पार्टियों से। अब देखने वाली बात यह होगी, अब बारी जनता के। जितने आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हो गया, लेकिन अब बारी जनता की है। तो 9 सीटों पर उपचुनाव है। कहां कहां? फूलपुर में है, गाजियाबाद में है, मझवा में है और इसके अलावा खैर, मीरापुर, सीसामऊ में है चुनाव। और इसके बाद अब कल का दिन बेहद ही खास हो जाएगा। 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। नतीजे आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार जनता ने किसको सिर माथे पर बैठाया है। वो दिन 23 तारीख का होगा। लेकिन अभी आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कहां कहां पर फाइट है। खैर, मीरापुर और सीसामऊ से अगर बात करें, यहां पर उपचुनाव होने हैं और पूरी तैयारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम के 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्यों असरदार है? बटेंगे तो कटेंगे की अगर बात करें तो इस बार बेहद ही चर्चा ज्यादा रही है। रोजगार पर डाका पड़ेगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहे हैं बातें, वो सुनिए और समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। संसाधनों पर रोहिंग्या बांग्लादेश कब्जा करेंगे। बटेंगे कटेंगे, समझिए क्या था इसका मतलब। लव जिहाद और लैंड जिहाद का खतरा बढ़ जाएगा और एक रहेंगे तो सनातन का वैभव बढ़ेगा। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कोई धर्म पर चोट करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। पूरी कैंपेनिंग की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे कटेंगे बोलते थे। यूपी में नारों की अगर बात कराएं तो बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये बड़े पॉपुलर नारे रहे हैं इस बार। अब जिसको जो नारा देना था, जो बातें कहनी थी, वो कह दिया। अब कल का दिन जो है वो जनता का दिन है और ये बेहद ही दिलचस्प कल का ये मुकाबला है। अब देखना ही होगा कि किसको इस बार सिर माथे पर जनता बैठाती है। तो उपचुनाव का महादंगल आप देख पा रहे हैं। तो उपचुनाव की अगर बात करें, बीजेपी लोकसभा में घटे हुए जनाधार को लेकर अब पूरी तरीके से आश्वस्त है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट लगा था, उसका अब फायदा उपचुनाव में होता है नहीं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है काफी उत्साहित है, क्योंकि 37 सीट लेकर आई थी समाजवादी पार्टी। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये जो पीडीए फार्मूला था वो हिट रहा। और इसके अलावा उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में फूलपुर 2022 की ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। तो यहां पर बीजेपी जीती, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी जीती और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। मीरापुर की बात करें, आरएलडी यहां पर 2022 में जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। कुंदुर्की की बात करें तो ये ग्राफिक्स आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूपी उपचुनाव का महादंगल जो है वो आप समझिए। खैर की बात करें तो बीएसपी 2022 में दूसरे नंबर पर रही, बीजेपी यहां चुनाव जीती है। और मझवा की बात करें, निषाद पार्टी, मझवा एक ऐसा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी ने अभी तक कभी यहां पर खाता नहीं खोला है और ये मिर्जापुर के अंतर्गत मझवा सीट आता है। खैर की बात करें तो खैर अलीगढ़ के अंतर्गत आता है। अब देखना होगा बीजेपी का वहां वर्चस्व है। गाजियाबाद की बात करें, फूलपुर कभी पारंपरिकगत सीट हुआ करता था कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस जो है इस बार चुनाव में कहीं है ही नहीं। कांग्रेस जो है वो सपोर्टिव मूड में है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कितना सपोर्ट करके साइकिल को कितना तेज भगा सकती है, कितनी तेजी से आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगी। इसके लिए कल का दिन बेहद ही दिलचस्प इसलिए होगा कि मतदाता जब अपने घरों से निकलेंगे और ईवीएम का बटन दबाएंगे और 23 तारीख को उसके नतीजे आएंगे। और ये समझिए उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों की जो बात है। मीरापुर की अगर बात करें 40%, सीसामऊ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 45% यहां पर मतदाता है। कुंदुर्की की बात करें, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मीरापुर, सीसामऊ, कुंदुर्की, तो 65% सबसे ज्यादा यहां पर कुंदुर्की में है मुस्लिम वोटर्स। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार जो कैंडिडेट हैं उन पर किस पर भरोसा ज्यादा जनता करती है। तो उपचुनाव में मुस्लिम वोटर की बात करें तो बेहद ही दिलचस्प इस बार चुनाव होना है। इस बार अगर
यूपी उपचुनाव में बात करें तो एनडीए गठबंधन में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी पूरे 9 के 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीच में कांग्रेस को यह हुआ था कि 2 सीट पर खैर और गाजियाबाद की बात आई थी। कांग्रेस 4 सीट मांग रही थी लेकिन बात नहीं बनी, तो इसके बाद कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं ठीक है, आप ही लड़ लीजिए, मैं गठबंधन का धर्म निभाऊंगी, यानी कांग्रेस जो है वो सपोर्टिव मोड में रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी अपने एक सहयोगी को 1 सीट दिया है। 8 सीटों पर चुनाव खुद बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। अब कानपुर सीसामऊ की बात कर लें तो 3 सीटों पर मुस्लिम ताकतवर जो है, मुरादाबाद की बात करें, कुंदुर्की की बात करें, सीसामऊ की मैं बात अगर करूं तो सीसामऊ में इरफान सोलंकी को जब सजा हुई, जिसके बाद 7 साल की सजा हुई, इसके बाद वो सीट खाली हो गई। यही एक ऐसी सीट है जो खाली हुई है, नहीं तो जो विधायक थे वो सांसद बन गए, जिसकी वजह से 8 सीटें अभी वो खाली हुई हैं। तो मुरादाबाद की बात करें, कुंदुर्की सीट, ये जो है 3 सीटों पर मुस्लिम ताकतवर हैं, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक हैं। तो कानपुर की सीसामऊ सीट की तो हमारे साथ निकिता सरीन मेरी सहयोगी अंबेडकर नगर से जुड़ रही हैं। निकिता, चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कल उपचुनाव होने हैं और सभी पोलिंग पार्टियां लगभग पहुंच गई होंगी। अपडेट कीजिए, आपके पास क्या जानकारी है? और लगभग सभी पार्टी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन को लेकर के जो एक काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। ऐसे में आज की रात बेहद इंतजार भरी भी होगी और कह सकते हैं राहत भरी भी होगी। राहत भरी उन सभी के लिए जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी है, और इंतजार इस बात का भी क्योंकि कल जिस तरीके से वोटिंग होनी है, मौजूदगी हमारी कटहरी में है, कल यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों से भी बात करके जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल है सीसामऊ सीट का, क्योंकि सौरभ आप भी जिक्र कर रहे थे 28 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ फतेह करने के लिए इंतजार कर रही है। 28 साल कम नहीं होते हैं, और ऐसे में देखिए जिस तरीके से सीसामऊ सीट पर अब हर किसी की बिल्कुल कमल वहां पर नहीं खिला, और ऐसे में सभी को इंतजार है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अब इस बार वहां का जो कैंडिडेट है उसको लोगों का प्यार फिलहाल मिल रहा है, और अब भाजपा भी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो टक्कर है कड़ी वो दे सकती है। और प्रचार भी किस तरीके से देखिए थम गया है। और कुंदर्की सीट पर भी कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि 64% वोटर वहां पर मुस्लिम है। फिलहाल हम कटहरी की बात जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर इसका भार था। साथ ही साथ कई बार यहाँ पर आ भी चुके हैं, लोगों से बातचीत भी कर चुके हैं। क्या कुछ माहौल है इसको लेकर के बात करने के लिए तमाम लोग, जनता मौजूद है, क्योंकि जनता जनार्दन है। अब कल जो कुछ करना है इन्हीं को करना है। आपके पास आएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ लग रहा है। जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी, कल चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ का माहौल पूरा ठीक ठाक माहौल है। यहाँ जो है सब जो है साइकिल चलाएंगे और साइकिल के वोट करेंगे। तो यहाँ पर साइकिल चल बिल्कुल। आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी, आप यहीं से हैं, यहीं के वोटर हैं? हाँ, वोटर। तो बहुत बारीकी से आप कटहरी को समझते हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे आप समझ लें कि अंबेडकर नगर जिला कटहरी विधानसभा, आज तक जितने मुख्यमंत्री आए हैं कभी पूरे प्रदेश में हर जिले पे प्रवेश नहीं कर पाए हैं। कभी कहीं कहीं एक दो कभी भी 5 बार आए। कल शायद रोड शो करने आए, 5 बार आने में 5,000 रुपया खत्म हुआ। क्या अपने घर से दे रहे हैं? बेरोजगारी, लड़कों की परीक्षा दे के आओ और घर न पहुंचो, पेपर लीक। 1 लाख रुपए मैं भरा हूं अपने बच्चों के लिए परीक्षा में। आपका फिलहाल क्या कुछ कहना है कुंदर की, अगर मैं कटहरी सीट की बात करूं तो? देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो विशेष करके वो विकास के मुद्दे पे होता है। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगार और रोजगारी,
और लॉकडाउन के बाद की स्थिति ये रही है कि कहीं से भी किसी भी जनता के पास जो है महंगाई इस कदर आई है कि उनकी कमर तोड़ दी है। ये विकास का मुद्दा कोई यहाँ मतलब कोई बीजेपी अगर विकास के मुद्दे को लेकर आती तो ठीक रहता। जो है विकास के मुद्दे पे जो है कोई चुनाव यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पूरी तरह से जो है प्रशासन चुनाव लड़ रहा है और जनता को जो है यहाँ दहशत दी गई है प्रशासनिक स्तर पे। और दूसरी चीज़ें ये है कि यहाँ जो कोटेदार हैं, आज अखिलेश यादव जी ने खुद ट्वीट किया है, एक लाल कार्ड किसी ठेकेदार को मिला है और वो जो है ट्वीट किए हैं कि इस तरह से आप जो है लाल कार्ड क्यों दे रहे हैं। लास्ट में उनको हिदायत दी गई कि आपके ऊपर संज्ञेय अपराध का मामला भी दर्ज हो सकता है। उसमें क्लियर कट नीचे लिखा हुआ है। तो आप जो है चुनाव जनता के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग जनता के जो है जनता का चुनाव है और जनता आप लोग ही हैं। आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरीके से विकास के मुद्दे हैं। आपके पास भी जानना चाहूंगी, क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रहास है। क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, यानी कि बेरोजगार फिलहाल नहीं है आप? नहीं, बेरोजगार नहीं है, तो 2013 से जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जिस पर कल आपको लगता है वोटिंग होगी, और क्या है अगर मैं कटहरी का हाल जानने की बात करूँ तो? देखिए, जहाँ तक हमें लग रहा है सबसे पहले ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सेमीफाइनल जैसा फाइट है। यहीं से उनके भविष्य का जो है निर्माण भी होगा, कि मतलब जो है आगे का फ्यूचर भी तय होगा उनके लिए। और रही बात जो है मुद्दे की, तो मुख्य मुद्दा जो है युवाओं में देखा जाए तो बेरोजगारी को लेकर के भारी जनाक्रोश है। इतना ज़्यादा जनाक्रोश है कि जहाँ देखो नुक्कड़ चौराहा चट्टी बातें करिए तो लोगों में ये बातें जो है खुल करके सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर के बहुत जनाक्रोश भी है। और सरकार का फोकस एरिया भी इस पर बहुत कम है, ना के बराबर है। जब कोई चुनाव आता है तो 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले मीडियाबाजी हो जाता है और फिर उसके बाद जो है शिथिल जो है निष्क्रिय हो जाता है प्रक्रिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि शायद जो है 3 साल पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए जो है ज्ञापन मांगा गया और 3 साल लग गया, मतलब जो है चयन आयोग के गठन में। इतनी शिथिलता जो है कहीं ना कहीं जो है ये देश के लिए भी, प्रदेश के युवाओं के लिए भी ठीक नहीं है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहीं से वोटर हैं? जी मैम। क्या माहौल है, कटहरी क्या कह रहा है इस बार? मैम, जहाँ तक बात है, मैं एक छात्र हूँ, तो हमें तो चाहिए बेहतर शिक्षा, रोज़गार के जो साधन हैं वो बढ़ने चाहिए क्षेत्र में। और जिस प्रकार से पेपर लीक के मामले आते हैं, चाहे पीसीएस के हो चाहे आरओ के हो, तो उसमें सुधार होना चाहिए। हमारी तो मांग यही है मैम जी। और माहौल कैसा है यहाँ पर, क्योंकि कल यहाँ पर उपचुनाव है 20 तारीख को और 23 को रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या है माहौल? पिछली सरकारों की अगर एक कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो क्या कुछ ऐसे काम हैं जो यहाँ पर होने बचे हैं, क्या कुछ ऐसे काम हैं जो हो जाएंगे तो और बेहतर होगा? मैम, जैसे कि रोज़गार के क्षेत्र में यहाँ पे देखें तो एनटीपीसी ही एकमात्र जो है ऐसा सार्वजनिक केंद्र है। एनटीपीसी के अतिरिक्त जैसे चीनी मिल है, चीनी मिल भी जो है अस्थायी रोज़गार देती है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे अस्थायी रोज़गार यहाँ के लोगों को मिले। और विशेष रूप से जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की जो गुणवत्ता है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होनी चाहिए। उस दिशा में कार्य करने वाली सरकार होनी चाहिए। तो देखिए सौरभ, यहाँ पर हम बुजुर्गों से भी बात कर रहे हैं, युवाओं से भी बात कर रहे हैं, निकिता, आप हमारे साथ अब खैर लेकर चलेंगे जहां पर प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, खैर की अगर बात करें तो इस बार क्या नजर आ रहा है? जनता किसकी खैर मना रही है, किसके लिए दुआ कर रही है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है खैर में। देखिए सौरभ, सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं खैर विधानसभा की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खैर में जितने तमाम विकास कार्य किए हैं, अब बात करें हम राजा महेंद्र यूनिवर्सिटी की बात करें या डिफेंस कॉरिडोर की बात करें या किसी भी तरह की कोई योजनाएं, सबसे पहले खैर विधानसभा में गई। तो जो खैर विधानसभा में विकास हुआ उसको देखकर ये लगता है कि जनता कह रही है कि इस बार भी जो मुद्दा है वो विकास का ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है चालू के, कहीं ना कहीं उनके जो पति हैं वो उनकी जो जाट लैंड कहा जाता है खैर विधानसभा की, जाट माउल सीट है,
तो उनके जो पति है वो जाट समाज से आते हैं, तो जो कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो जनता जिस तरीके से, क्योंकि हमने लगातार दौरे किए, लगातार सर्वे किए और वहां पर लोगों से बातचीत की, तो लोगों को साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी मुद्दा जो है चुनाव में विकास ही रहने वाला है। तो फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि कल चुनाव का दिन है, कल वोट पड़ेंगे और वोटिंग परसेंटेज के आधार पर भी ये साफ हो जाएगा कि लोगों ने किसको मत किया और किसको मतदान नहीं किया। हालांकि पूरी जो परिणाम है वो 23 तारीख को सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो जनता के बीच में चर्चा है वो यही है कि जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा आज भी विकास ही है। जी गौरव, क्या जनता से आपकी बात जब हुई तो जनता ने क्या यही विकास के अलावा ये जो कटेंगे बटेंगे जुड़ेंगे जीतेंगे ये सब जो नारे खूब प्रचलित रहे, बहुत सुर्खियां हुई, खूब डिबेट हम लोगों ने भी किया, उनका भी असर है कि जनता के बीच में इसका असर नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खैर विधानसभा में 3 सभा की थी और तीनों सभाओं में उन्होंने नारा दिया था कटेंगे तो बटेंगे। इसके बाद में अखिलेश यादव भी पहुंचे, उन्होंने अपनी सभा की और उन्होंने भी यह मुद्दा जोर से उठाया कि न कटेंगे न बटेंगे। तो नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी जनता के सामने, लेकिन जनता फिलहाल इस नारे पर नहीं जा रही है। जनता का जो मेन मुद्दा है इस पर वो मतदान करेगी, विकास ही मुद्दा रहने वाला है। हालांकि नारे दोनों नेताओं ने, दोनों बड़े नेताओं ने अपनी सभा में नारों का जिक्र किया था और पोस्टरबार यहाँ भी शुरू हुआ था। लेकिन क्योंकि कल चुनाव है, चुनाव के लिए जनता पहले से तैयार है और जनता का मुद्दा जो है वो विकास ही रहने वाला है। बिल्कुल। निकिता के पास चलते हैं, निकिता के साथ कुछ लोग भी हैं। निकिता, आप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, बीच में आपको रोका था मैंने, अब आप उनसे बात कर लीजिए। जी, तो बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर बातचीत हो रही है। कल उपचुनाव है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार थम गया, लगभग सभी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है और साफ तौर पर यहाँ पर ये भी देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा था बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर के भी कई चर्चाएं हुई, उसको लेकर के भी कई पोस्टर वॉर हुए। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी कहीं ना कहीं पोस्टर वॉर के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी, जो शायद अपनी जमीन कहीं ना कहीं खो चुकी है। अगर इस वक्त मैं आपसे भी पूछूं कि बहुजन समाज पार्टी ने आखिर ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो प्रॉपर जमीन पर उतार दिए हैं इस चुनाव में, तो शायद ये बताना मुश्किल होगा। साफ तौर पर फाइट यहाँ पर देखी जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 8 सीटों पर और 1 सीट मीरापुर वो राष्ट्रीय लोकदल रालौद को उन्होंने दी है। साथ ही साथ जो सहयोगी दल है, संजय निषाद ने भी कई मांगे की, हालांकि वो उनका खुद का क्राइटेरिया था। लगातार यहाँ पर लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, एक बार फिर से हम उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। सर, यहाँ पर कल उपचुनाव होना है, आप यहीं से वोटर भी हैं, क्या लग रहा है आपको माहौल, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार आप वोट डालेंगे? मुद्दे विकास के हैं और जो मौजूदा सरकार चल रही है, मेरे हिसाब से कोई विकास कार्य नहीं हुआ, केवल लोगों को बांटने का काम किया है इन्होंने। और चाहे अब देख लें, जैसे आरक्षण की बात है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इसी शिक्षक वाली भर्ती में देख लीजिए, 69,000 में 19,500 के लगभग ये आपके हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि हाँ, तो ये केवल कहने को जो है समाज को जोड़ने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ का चुनाव जो है बीजेपी का शासन और प्रशासन लड़ रहा है। यहाँ जनता नहीं लड़ रही है, प्रशासन लड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के पास ये मौका है, आप साबित करिए, क्योंकि जनता जनार्दन है और कल आप लोगों का ही दिन है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम जी, मैं इतना कहूँगा कि बीजेपी मतलब भागी जुमलेबाज पार्टी, ये पार्टी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की दुश्मन है। ये जन विरोधी इसकी सारी नीतियाँ हैं। इसकी जितने भी आज तक प्लान बने, सब समस्या पैदा करने के लिए बने हैं। किसी जनता को कोई राहत नहीं मिली है। बताइए, यदि अच्छा काम की होती तो 5-5 बार योगी को आना पड़ता है। यहाँ पे सब में आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री होते तो एक सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, काम किए होते तो ऐसे क्या जरूरत पड़ी थी? तो आपको क्या लगता है पुरानी सरकारों में ऐसे क्या काम हुए हैं जो इस बार होने बाकी हैं? मैडम जी देखिए, पुराने सरकारों में जो काम हुए भी थे उसको भी बर्बाद कर दिया गया। कटेहरी रेलवे स्टेशन को देखने को नया बना दिया गया है।
बताइए, गरीब जनता जो 15 रुपये में फैजाबाद पहुँचती थी, आज उसके साधन खत्म कर दिए गए। पैसेंजर रात में चलती थी, दिन में चलती थी, सब खत्म कर दिए। बताइए, जन विरोधी है कि जन समर्थक है? इसी प्रकार से तमाम जन विरोधी काम इन्होंने किया है। तो फिलहाल आप लोग कल विकास के मुद्दों पर ही वोट जी करें? जी, सीधी सी बात है, विकास के मुद्दों पर हमारी बात हमारा काम चलेगा, हमारा वोटिंग चलेगा। हमने यहाँ इंडिया गठबंधन को इसलिए पूरी जनता समर्थन देगी कि यही लोकसभा में इंडिया गठबंधन लेकिन दिख नहीं रहा है इस बार उपचुनाव में। देखिए, नहीं, आप ध्यान से देखिए, कागज देखिए, सब टोटल इंडिया गठबंधन है यहाँ। चले ठीक है निकिता, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कानपुर लेकर चलते हैं, जहां पर जेबा खान मेरी सहयोगी जुड़ रही। जेबा, किस तरीके का माहौल है सीसामऊ विधानसभा में इस बार? देखिए, सीसामऊ की जो सीट है वो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि वो सपा के लिए साफ और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। अगर इन 9 सीटों के उपचुनाव की बात करी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो सीसामऊ का दिखाई पड़ रहा है। और जहां तक हम सीट को लेकर बात करते हैं तो अगर स्थिति की बात की जाए तो अब तक जो है जो भी हमारे पास इंडिया न्यूज के पास में जो आकलन रहा है उसमें सपा की स्थिति बनिस्बत बीजेपी की मजबूत मालूम पड़ रही है। भारी रोड शो भी देखने को मिला, उसमें उनका जनादेश देखने को मिला, लेकिन अब ये जनादेश उनका वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं ये तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो एम और वाई फैक्टर है, जो मुस्लिम और यादव फैक्टर है, वो लगातार जो है वो नसीम सोलंकी से जुड़ा हुआ है, जबकि जो और लोग हैं, जो जातियां हैं, वो लगातार बीजेपी के साथ जुड़ रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ बटेंगे तो कटेंगे का भी नारा जो है वो काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जेबा, आप हमारे साथ जुड़ी। तो चलिए अब एक बार फिर से निकिता सरीन के पास लेकर चलते हैं। निकिता, आप लोगों से बातचीत कर रही थी और लोगों की राय जान रही थी, क्योंकि जनता जनार्दन है, कुछ लोगों के अंदर आक्रोश है, अपनी अपनी बात, ये स्वतंत्र है आज कुछ भी कहने को, क्योंकि वोट इन्हीं को देना है। बात करिए। बिल्कुल। कुछ और भी लोग लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आप चाहे तो उनको बुला लें और उनसे भी बात कर लेंगे हम कल के लिए। और साथ ही साथ हम, क्योंकि लगातार आप लोगों से भी बात कर रहे थे कि आपने जिस तरीके से बात किया कि कल लगातार विकास के मुद्दों पर आप बात करेंगे, क्या लग रहा है कोई ऐसा विकास यहाँ पर जो और होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? मैम, शिक्षा के क्षेत्र में काम तो मायावती सरकार द्वारा किया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता यदि देखें, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता यदि देखें मेडिकल कॉलेज में, तो पूरी तरह से बदहाल है। उसमें सुधार होना चाहिए। और अस्थायी रोजगार, जैसे पहले भी मैंने आपको बोला कि अस्थायी रोजगार को लेकर के, जैसे यहाँ पे केवल एनटीपीसी एकमात्र केंद्र है, उपक्रम है केंद्र सरकार का, इस तरह से अस्थायी रोजगार को लेकर के कुछ काम होना चाहिए जिससे लोगों को परमानेंट रोजगार यहाँ पे मिल सके। तो आपका फिलहाल, क्योंकि बेसिक मुद्दा ये है, आप स्टूडेंट हैं, आप रोजगार यहाँ पर अच्छे तौर पर चाह रहे हैं? जी मैम, और जो परीक्षा है, परीक्षा की शुचिता बनी रहे। जिस प्रकार से परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है लगातार, उसमें भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनका मनोबल गिरता है। निकिता, चलिए प्रयागराज की जनता क्या सोचती है, वहां भी हमारे सहयोगी अमित जुड़े हैं, उनसे उनका रुख करता हूं। अमित, लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ कहना है, क्योंकि कल वोट करना है, जनता ही जनार्दन है, क्या कह रही है जनता? बिल्कुल, प्रयागराज में फूलपुर उपचुनाव होने जा रहा है और यहाँ पे अब कल जो वोटिंग होनी है, तो अब प्रयागराज की जनता क्या के मन में क्या है हम भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम राजेश गौड़ है। राजेश जी, ये बताइए कि अब कल वोटिंग होने जा रही है, तो किन मुद्दों के लेके आप वोट करने जाएंगे? विकास के मुद्दों के लिए वोट करेंगे। तो विकास कर रही है सरकार, ठीक है, किया जाएगा विकास के मुद्दों के। विकास के अलावा और भी जैसे जो जरूरत है, कानून व्यवस्था है, शासन प्रशासन सही चल रहा है, इन सब मुद्दों पे लेकर किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने बहुत दावे किए थे अपने, बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी प्रचार किया, तो उनसे भी कुछ है आपको? नहीं, उनसे तो क्या, उनके राज्य में तो जमीन कब्जा, हर जगह गुंडागर्दी, बलात्कार, लूटमार, थाना घेरना, थाना में मनमानी करना, ये तो चलते थे। बिल्कुल, प्रयागराज की जनता जो है वो विकास के मुद्दे पर बात करने के, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी, ये बताइए कि आप कल वोटिंग होने जा रही है, तो किन मुद्दों के लेके आप वोट करने जाएंगे? भाजपा जो है वहाँ से जीत रही है और कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मुद्दा है ही नहीं है, इतना काम कर रही है भाजपा, कोई मुद्दा नहीं।
डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है प्रयागराज में, कुंभ को लेके भी और भी तमाम चीजों को लेके। तो क्या विकास ही मुद्दा है कि और भी कोई मुद्दे यहाँ पे, जैसे जाति समीकरण भी बहुत तेज यहाँ पे चल रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक कद्दावर नेता रहे मुस्तफा सिद्दीकी के ऊपर दांव खेला है। अरे हमेशा हार जाते हैं, कहाँ कद्दावर नेता है। 3 बार के विधायक भी रहे हैं। हार भी जाते हैं ना, उसके पहले भी तो हार गए। बिल्कुल, एक दशक से जो है प्रयागराज की जो फूलपुर जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में रही है। तो इसलिए प्रयागराज की जो जनता है, क्योंकि इस समय यूपी में भाजपा की सरकार है, तो ये चुनाव जो होता है ये कहते हैं कि सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है ये 2027 का सेमीफाइनल मान के किया जा रहा है। तो और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। ये बताइए खालिद जी, आप किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे अब की बार? विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, इतना बढ़िया बार में काम हो रहा प्रयागराज में, क्या आप देख लीजिए, चकाचक है, कानून व्यवस्था टाइट है। तो कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, और सारे मुस्लिम कर रहे हैं वोट भाजपा को। देखिए प्रयागराज में जो है जो लोग हैं वो विकास और कानून व्यवस्था को लेकर ही वोट करने का मन बनाया है, और उनका कहना है कि भाजपा को ही हम वोट करेंगे। देखिए मुस्लिम भी है, उनका भी मन में यही है कि हम अपनी बार भाजपा को ही वोट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अमित, आपके पीछे एक भाई साहब है जो सफेद शर्ट में है और मुस्कुरा रहे हैं, पूछे क्या वजह है मुस्कुरा रहे हैं, तो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं वो? अच्छा, मैं पूछता हूँ, इधर आइए, आप इधर आइए। आप तो ज्यादा हंसी आ रही है, तो क्या है कारण? इस हंसी के पीछे के क्या है? अरे हंसी आ रहे हैं तो सिद्दीकी हार रहे हैं। हम विधानसभा के 9 सीट जीतना नहीं, आप आपका मेन मुद्दा क्या होगा वोट करने के लिए? और जो है बड़े बड़े चीज बन रहे हैं, सारी चीजें हैं, कोई अपराध नहीं हो रहा है, और जिसकी सरकार रहती है उसकी देख रहे हैं। इनका कहना यही है कि हम इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये डेवलपमेंट को लेके अब की बार कह रहे हैं कि हम अब की बार वोट करेंगे, जो कि ये मुस्लिम होके भी और मुस्लिम कैंडिडेट है, उसके बावजूद ये बीजेपी को ही वोट करना चाह रहे हैं और बीजेपी को ही वोट करने की बात ये कह रहे हैं। ये राजेश जी, ये बताइए कि अब की बार का जो चुनाव होने जा रहा है कि 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर माना जाएगा, और इसी को लेके अब की बार का ये जो चुनाव है बहुत वीवीआईपी और हाई प्रोफाइल चुनाव। प्रयागराज जो फूलपुर में काफी ज्यादा अब की बार जो जिस तरह से जाति समीकरण है उसको लेके क्या कहेंगे? जाति समीकरण सारी जातियां, सभी लोग भाजपा के साथ हैं। हर आदमी बीजेपी को देना चाहता है। मैं आपके माध्यम से सबको कहना ही चाहता हूँ, भाजपा है सब कुछ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शासन में चल रहा है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनका शासन में चल रहा है। विकास कितना भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, आज तक किसी सरकार ने नहीं, न कहीं कोई कर पाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है ना होने वाला है। देखिए, इनके मन में यही है कि अब की बार का जो मुद्दा होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में विकास है। और विकास की बात करें तो हकीकत में यही है कि ग्राउंड जीरो पे प्रयागराज में डेवलपमेंट के काम बहुत ज्यादा, क्योंकि कुंभ होना है और कुंभ के मद्देनजर जैसे रिवर फ्रंट। ठीक है, चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकिता सरीन का एक बार फिर से रुख करते हैं। निकिता, आप लोगों से बातचीत कर रही थी, कुछ लोग नाराज हैं और कुछ लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ लोग विकास मुद्दे बता रहे हैं, कुछ लोग और क्या कुछ कह रहे हैं, बात कीजिए फटाफट। देखिए सौरभ, आज सबका राइट बनता है बोलने का, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ देखा है, यहाँ के वोटर्स हैं और सब कुछ जानते हैं कि कितने डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बात करें तो कितना जो प्रोग्रेस है, कितना जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। आप लोग सब यहीं से वोटर्स हैं? जी हम यहीं से। कल क्योंकि आप सभी लोग का राइट है, मतदान होने हैं कल, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल इस समय देखिए यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है, कहीं ना कहीं से तीनों पार्टियां बेहतर लड़ रही हैं। तीनों प्रत्याशी जो है, पहले भी चुनाव तीनों लोग यही कटेरी विधानसभा से लड़ चुके हैं। 2012 में अमित वर्मा भी यहाँ कांग्रेस से लड़े थे, लगभग 20,000 वोट पाए थे, जबकि यहाँ पे कोई कांग्रेस का वजूद है नहीं। इसके बाद भी वो 20,000 वोट यहाँ पाने में सफल है, और इस बार वो जो है बसपा से मैदान में है। कहीं ना कहीं से अम्बेडकर नगर बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन पुराने नेताओं के हटने के कारण थोड़ा सा पार्टी कमज़ोर हुई है, लेकिन वो भी चुनाव मैदान में। रही बात धर्मराज निषाद जी की, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तमाम विकास के वादे किए जा रहे हैं, जनता अब विकास के वादों पे मतलब मतदान करती है। या लालजी वर्मा जी भी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे इस जिले से,
बड़ा बड़ा काम हुआ उनके समय में, मेडिकल कॉलेज बना अम्बेडकर नगर में, और उनकी देन है कि आज जो है अम्बेडकर नगर में कई ऐसे काम हुए हैं जो ऐतिहासिक हैं। तो तीनों कोई नया चेहरा है नहीं, तीनों पुराने चेहरे हैं। तो लग रहा है आपको कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर होगी, हमें तो लग रहा है त्रिकोणीय लड़ाई हुई। त्रिकोणीय लड़ाई है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप भी यहीं से वोटर हैं, क्या कहना है? कल जिस तरीके से देखिए इन्होंने भी बताया है कि कांटे की टक्कर है, और कई पार्टी जिनका ये गढ़ हुआ करता था, कई ऐसी पार्टीज आई जिन्होंने और विकास किया, तो कहीं ना कहीं एक चेंज है जो कांस्टेंट बरकरार है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये कटेरी विधानसभा का चुनाव जो है, ये यहाँ का लड़ाई त्रिकोणीय है। भाजपा है, बसपा है और सपा है। अब इसमें जो रिजल्ट आएगा वो तो मतदान होने के बाद ही आएगा, रिजल्ट पता चलेगा। हालांकि जो यहाँ के लालजी वर्मा है, यहाँ के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसी क्षेत्र के हैं वो। धर्मराज निषाद भी इसी क्षेत्र के हैं, वो भी मंत्री रह चुके हैं। अमित वर्मा भी यहाँ से चुनाव बसपा से लड़ चुके हैं। लड़ाई तीनों में बराबर टक्कर की लड़ाई है। तो बिल्कुल टक्कर की लड़ाई जरूर बिल्कुल है। निकिता, आप सभी को रोक के रखिएगा। अभी गाजियाबाद का रुख करते हैं, अनिल चौधरी जहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद की किस तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही है, क्या नजर आ रहा है इस बार, माहौल कैसा? क्योंकि कल चुनाव होने हैं, जनता के बीच में अगर आप होंगे तो जनता से आप बातचीत किए होंगे, अगर आपके साथ कुछ लोग हों तो बात कीजिएगा, नहीं तो आप बताइए क्या माहौल है। देखिए, माहौल की अगर बात की जाए तो अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब चुनाव कल सुबह शुरू होगा, और तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं शासन प्रशासन की तरफ से। 4.5 लाख जो वोटर है कल अपने मत का उपयोग करने वाले हैं, जिसमें कि चार सेक्टर जोनल में इसको बांटा गया है गाजियाबाद को, और 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट पूरी तैनाती की जाएगी, सीसीटीवी से नजर रखा जाएगा। वहीं लोगों के रुझान की अगर बात करें तो लोगों से मेरी बात हुई तो लोगों का कहना है कि हम सुरक्षा को लेकर वोट इस बार करने वाले हैं, क्योंकि मेरी तमाम महिलाओं व्यापारियों से बात हुई तो उनका कहना था जो पहले की सरकारों में चीजें हो रही थी वो अब नहीं हो रही हैं। इस तरीके की बातें कही हैं। महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं, रात को निकल पाती हैं, शॉपिंग पर जा पाती हैं, इस तरीके की बातें महिलाओं ने की है। वहीं व्यापारियों का भी कहना था कि पहले हफ्ता वसूली पहले बहुत ज्यादा होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, फिलहाल अब रंगदारी वगैरह का कोई भी मामला अब नहीं आ रहा है। तो इस बार सुरक्षा को लेकर और विकास को लेकर मेन मुद्दा जो है इस बार वोटर्स बता रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मैंने बताया तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, और कांटे की टक्कर की अगर बात की जाए तो बीजेपी और सपा के बीच में गाजियाबाद में टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी की तरफ से संजीव शर्मा को मैदान में उतारा है। दरअसल अतुल गर्ग की सीट जब वो सांसद बने और सांसद बनने के बाद से सीट खाली थी, इसीलिए उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद अब संजीव शर्मा को मैदान में उतारा है, और साथ ही सपा की तरफ से जो है सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा है। हालांकि कल वोटिंग होगी, पूरे 14 उम्मीदवार कल अपनी किस्मत को आजमाएंगे और कल उनकी किस्मत कैद हो जाएगी। पूरे गाजियाबाद में 14 जो है कैंडिडेट खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। निकिता सरीन आप लोगों से बातचीत कर रही थी, बात कीजिए क्या कह रहे हैं लोग। बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और लगभग 90 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं जनता की कल परीक्षा है, अपना उम्मीदवार उन्हें चुनना है कि आखिर कौन सा उम्मीदवार होगा जो विकास को फिलहाल आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये जनता है और ये सब जानती है। हम आपसे लगातार बातें कर रहे थे और जान रहे थे यहाँ का माहौल, क्योंकि आप कटहरी से ही हैं, बारीकी से समझते हैं कटहरी को। क्या लग रहा है कल क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे पहले तो जैसे सबसे पहला मुद्दा मेरा शिक्षा से रहेगा, चिकित्सा से रहेगा, सड़कों से रहेगा, इस क्षेत्र के विकास से रहेगा। और जैसा कि मुझे जो लग रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से ये अम्बेडकर नगर जिला बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा हुआ है, और यहाँ पे तमाम कार्य जो है बसपा के शासनकाल में हुआ। फिर इसके लग रहा है तब बसपा के शासनकाल में क्या आपको लगता है प्रोग्रेस हुआ था, विकास हुआ था? विकास के मामले में बसपा ने यहाँ बहुत काम किया। इसके बाद जो है समाजवादी सरकार ने जो है यहाँ पुलों का जाल बिछाया, तमाम सड़कों को उन्होंने भी बनाने का काम किया। आज धर्मराज निषाद जी जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ 15 साल लगातार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, उन्होंने भी यहाँ पे काम किया। तो तीनों प्रत्याशी जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब
किसी मामले में कमज़ोर नहीं हैं। लालजी वर्मा भी ने यहाँ तमाम काम किए बसपा के शासनकाल में, धर्मराज निषाद भी यहाँ तमाम काम किए। अमित वर्मा जो है उनका भी यहाँ पे जब कांग्रेस से चुनाव लड़े तो 12-15 हज़ार वोट उनको भी मिला। तो यहाँ पे लड़ाई त्रिकोणीय है मेरे हिसाब से। और यहाँ का युवा, यहाँ का आम जनमानस, किसान, नौजवान, खेत खलिहान, मजदूर, महिलाएं, सभी लोग पूरी तरीके से मतदान करने के लिए तत्पर हैं और बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सेदारी अपनी निभाएंगी। लेकिन जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है, खेती किसानी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे। क्योंकि आपने महिलाओं की बात की, क्योंकि आपके घर में भी जाहिर है महिलाएं होंगी, उनकी क्या राय है आने वाले समय में? जिस तरीके से अगर हम पहले से अभी का एक कंपैरिजन करें, क्या अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्योंकि महिलाओं के पास भी अपने अलग मुद्दे होते हैं, क्योंकि उनको घर की रसोई चलानी होती है, महंगाई को लेकर के एक बजट बनाना होता है। तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा और बजट को लेकर के अगर मैं बात करूं, महंगाई, तो उनका क्या कहना है? आप लोगों के घर में भी चर्चा होगी, क्योंकि कल वोट करना है उन्हें। जी, उनको कल वोट करना है। तो वो जैसे इस समय अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुरक्षित व हर तरीके से वो हर स्तर पे खुद को सम्मान उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी भागीदारी मिलना चाहिए। जो आप लोग दे रहे हैं घर में भागीदारी? सबसे पहले तो भागीदारी घर से ही शुरू होती है। घर से शुरू, बिल्कुल दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जैसे कहा जाता है कि बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं वो हर लोग महिलाओं को भी भागीदारी दे रहे हैं। क्योंकि अगर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, अगर महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी तभी जो है घर का भी विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं उनको भागीदारी मिल रही है। और वो भी कल शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, दवाई, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर के कल वोटिंग करेंगी। अपने सम्मान को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, स्वाभिमान को लेकर के, उनका सबका वोट जो है वो आम जनमानस से जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से यहाँ पर कल वोटिंग है और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि किस तरीके से एक बदलाव देखा। बहुजन समाज पार्टी ने काम किया, समाजवादी पार्टी ने काम किया, अब सब लोग यहाँ पर एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। फिलहाल जो परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी कल है, लगातार मैं आपको बता रही हूँ काउंटडाउन शुरू हो गया है। और साथ ही साथ चलिए आकाश हमारे साथ, आकाश दुबे जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। आकाश, क्या माहौल नजर आ रहा है? कल वोटिंग होनी है, कितना उत्साह जनता के बीच? है, हालांकि इससे कोई सरकार न बनेगी न बिगड़ेगी, मगर जनता को के मन में उत्साह है वोट को लेके। और लगातार इस पे काम भी किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा, जिला निर्वाचन के द्वारा। तो जो उत्साह दिख रहा है उस हिसाब से कल वोटिंग होनी है और वोटिंग होगी, मतदाता घर से बाहर निकल के वोट डालेंगे। लेकिन जो यहाँ के समीकरण की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से समीकरण यहाँ बनता बिगड़ता रहा है, अब लास्ट में ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जो है दो दलों के बीच में सिमट कर रह गई है, भाजपा और सपा के बीच में। तो भाजपा की यहाँ के जो 2017 में जनप्रतिनिधि रही है सुष्मिता मौर्य, वही इस बार फिर प्रत्याशी बनी है। उसके साथ जो है डॉक्टर ज्योति बिंद जो है वो सपा की प्रत्याशी बनाई गई है। जहां हमने वोटरों से बात किया, मतदाताओं के घर तक जाकर बात किया, ग्राउंड जीरो से जो इंडिया न्यूज ने जाना मतदाताओं के बारे में कि क्या राय उनकी है, तो देखिए विकास को लेके लोग खुश जरूर हैं, मगर कुछ चीजें हैं जो लोगों को अभी भी जो है वो परेशान कर रही है, लोगों के मन में घर कर रही है। जैसे कि महंगाई को लेके महिलाओं का कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा है, नौजवानों का कहना था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको लेकर जो है नकारात्मक है, वो इस तरीके की बात कहते नजर आए। मगर ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि विकास हुआ है, सड़क, पानी, बिजली की बात है तो वो हुआ है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी, महिलाएं अगर उसकी है तो उसकी महिलाएं भी खुश हैं, मगर जो पुरुष वर्ग है वो परिवर्तन की बात करता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आप हमारे साथ जुड़े। निकिता सरीन हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई अम्बेडकर नगर से। निकिता, लोगों से आप बातचीत कर रही हैं, अलग अलग रुझान, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, और कोई विकास मुद्दा बता रहा, कोई एजुकेशन, मुद्दे कई हैं, और कल उपचुनाव होने हैं। और लोग अगर हों आपके साथ तो बात कीजिए। बिल्कुल सौरभ, मुद्दे कई हैं
और सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। चाहे विकास तो फिलहाल एक कॉमन मुद्दा यहाँ पर सबके लिए है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा और साथ ही साथ चिकित्सा की अगर मैं बात करूँ तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लेकर के लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अपने मुद्दों की ऑलरेडी बात यहाँ पर कर चुके हैं, आपसे भी बात करेंगे। आप भी यहीं से वोटर हैं? जी बताइए। अगर विकास हुआ होता तो शायद जय श्री राम अयोध्या से भाग नहीं गए होते। राम राम है, विकास के नाम पे ठगने का काम। और नहीं तो यहाँ पर एक सेकंड, अब आप मेरी सुनिए। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने विकास किया। हाँ जी, क्या विकास? तो क्या विकास? क्या विकास? मेडिकल कॉलेज लेके मायावती सरकार थी, आवाज निकालती थी। तो आखिर ऐसे कौन से ऐसे विकास हैं जिससे अभी भी आप नाखुश हैं और विकास चाहते हैं? हमें ये चाहिए था कि बेरोजगारी, लड़के बच्चे परीक्षा दे के आए, घर नहीं पहुंचने पाए, पेपर लीक। खाद की रही बात, 20 रुपया घटा के 45 रुपया कर दिया गया। और रही रोड की बात, इतनी गिट्टी पड़ी है, अभी दिखा दें बगल में है कि 2 चक्के से ब्रेक मार दे तो गिट्टी उखड़ जाएगी। समाजवादी पार्टी का भी गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी का तब क्या विकास रहे? बहुत विकास हुआ है। क्या विकास है? क्या विकास बताइए? क्या चीनी मिल तो दे दिए। नहीं, आप उनका सुन के मत, नहीं आपकी मत में जान रही हूँ। आप उनकी मत सुनिए, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या कुछ विकास भयमुक्त माहौल हुआ कि नहीं में, और अभी क्या विकास के मुद्दे आपके पास हैं? समाज पार्टी में बहुत विकास हुआ था, समाजवादी में कम नहीं था। क्या विकास के मुद्दे जान रही हूँ मैं, लगातार सबसे पास जाके विकास के मुद्दे जान रही हूँ, और वो बता रहे हैं शिक्षा, बेरोजगारी। तो आप बताइए क्या विकास हुआ और क्या विकास अब आपको चाहिए? अब था क्या आप मेरा सवाल नहीं समझ कुछ हुआ था क्या? कम से कम किसान की तरह। देखिए, मैं इनसे आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार ये विकास की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे अब ये जानना चाह रही हूँ कि कई सरकार में विकास हुआ, अब इस बार ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं जो आप चाह रहे हैं और होने चाहिए? विकास के मुद्दे की जहाँ तक बात है उस पर हम अभी अपने बात रखेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा रोज़गार को लेकर के है, जब भी अधिकारियों से उत्तर प्रदेश के मांगा जाता है कि जो है आप बताइए कितने पद खाली हैं, तो पद कहीं ना कहीं निकल करके आता है कि इस विभाग में 1.5 लाख पद खाली हैं, इस विभाग में 50,000 पद खाली हैं। लेकिन हमारे जो भी बेसिक शिक्षा मंत्री बनते हैं, जब हमारे छात्र जहाँ तक अभी आप बात कर रही थी महिलाओं की, तो लोग कहीं ना कहीं अपने घरों के बच्चों से ज़्यादा, बेटों से ज़्यादा बेटियों को पढ़ा रहे हैं, और सबसे सेफ फील्ड समझते हैं वो शिक्षक का पद। तो जब वो सब जो मुख्यमंत्री जी से या बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पद के बारे में जो है पूछते हैं कि आप कब पद निकाल रहे हैं, कब भर्तियां निकाल रहे हैं, तो सीधे वो अनुपात और समानुपात पढ़ाते हैं। 1.5 लाख पद खाली है, आप वहाँ अनुपात समानुपात पढ़ा रहे हैं, और बच्चों के युवाओं के अंदर थोड़ा सा जो है असहज इस चीज़ को लेकर के महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी बहुत मुद्दा बना हुआ है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक साथ एक दिन में भी चुनाव हो सकता है, आसानी से हो जाता है, लेकिन परीक्षाएं महीनों चलती रहेंगी। तो फिर इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं पारदर्शिता को लेकर के मन में लोगों के 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, हम बात कर रहे हैं कि अगर जो है 25 से 30 जिले में एक दिन में चुनाव हो सकता है, 60 से मतलब जो है कम से कम 5 करोड़ लोग वोट दे सकते हैं, तो जो है 50 लाख स्टूडेंट एक दिन में परीक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं? सरकार क्यों नहीं करवा सकती? निकिता, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप उनको रोक के रखेंगे। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ मीरापुर से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या माहौल नजर आ रहा है कल को लेकर? लोगों के बीच में कितना उत्साह है मतदान को लेकर? बिल्कुल पूरा उत्साह मतदान को लेकर यहाँ के लोगों में है। मीरापुर विधानसभा सीट जो है अपने आप में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता है वो एडी चोटी का जोड़ लगाए। कई मंत्रियों की यहाँ पर प्रभारी बनाया गया,
जिनकी समय समय पर चौपाले या न जनसभाएं कराई जाती है। वहीं कल की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टियों के थे, उन्होंने पूरा दमखम अपने जो है कैंडिडेट साथ में मतदाताओं में, वोटरों में या उनके जो कार्यकर्ताओं में भरने का काम किया। अब ये जोश कब कल तक बना रहता है, क्या जोश रहता है। और समीकरण की अगर बात की जाए तो मीरापुर जो सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य है, 40% के करीब मुस्लिम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो मुस्लिम के उम्मीदवारों की तो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम आते हैं, बसपा से मुस्लिम आते हैं, आसपा से मुस्लिम आते हैं और एक अन्य और पार्टी से जो है मुस्लिम 4 कैंडिडेट कम से कम होते हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम मत विभाजित होता नजर आएगा। वहीं जो राष्ट्रीय लोकदल की कैंडिडेट है मिथिलेश पाल, वो पिछड़ा क्षेत्र से पिछड़ी बिरादरी से आती है और पिछड़ी बिरादरी की अगर बात की जाए तो 80,000 के करीब, यानी कि दूसरे नंबर पर पिछड़ा वर्ग आता है मीरापुर विधानसभा सीट में। तो साफ है सभी मतदाताओं ने, क्योंकि कल सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा, पोलिंग पार्टियां सब पहुंच चुकी हैं, सभी मतदाताओं में अपने आप का मन प्रिपेयर कर लिया होगा कि किसको वोट करना है, किसको मतदान करना है। सबको सुबह की इंतजार है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कहीं जो है सुरक्षा कंपनियां जो है केंद्रीय पैरामिलिट्री और स्थानीय पुलिस का जो घेरा है वो लगाया गया है। तो ये बिजनौर से लगती है। अगर विकास की बात की जाए, विकास भी मुद्दा हो सकता है, तो मुजफ्फरनगर में विकास काफी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में। चाहे वो पानीपत खटीमा मार्ग हो, वो मीरापुर विधानसभा से जोड़ता है, चाहे वो खटीमा से दिल्ली का हाईवे हो, वो मीरापुर के बीच से निकलता है। तो काफी विकास हुआ। हाँ, एक समस्या थी गन्ना किसानों की, जो मोरना मिल है, शुगर फैक्ट्री है, सरकारी शुगर फैक्ट्री है, उसको 66 करोड़ रुपए पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि इसका जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसकी क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए पैसा रिलीज कर दिया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। निकिता सरीन हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं अम्बेडकर नगर से। निकिता, आप बातचीत कर रही थी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल सौरभ, एक सज्जन हमारे साथ खड़े हैं और इनसे ही मेरा एक सवाल था, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि कई ज़िलों में एक साथ इलेक्शंस हो जाते हैं, तो आपका, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, आप भी चाहते हैं कि बहुत सारी लाखों के तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक साथ परीक्षाएं हों। तो एक साथ परीक्षाओं को लेकर के मेरा एक व्यक्तिगत सवाल आपसे ये है कि अगर एक साथ परीक्षाएं होती हैं तो हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स ज़रूर है। परीक्षाएं जब एक साथ होती हैं तो उसमें कोई ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे हम पेपर लीक जैसी चीज़ों को देखते हैं। तो सारी चीज़ें सिक्योर रहें, सब चीज़ें बाधित ना हो, उसको लेकर के इतने बल्क में लोगों को एक साथ एकजुट करना आसान नहीं है। शायद यही एक वजह है कि पालियों में डिविजन्स होता है। हम भी जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे भी शिफ्ट वाइज चलते थे, एक दिन में सभी एग्जाम्स नहीं होते थे, बीच में पढ़ने का टाइम मिला करता था। मुझे लग रहा है आप मेरा सवाल समझ रहे हैं, अब आप मुझे इस पे बताइए। हम बिल्कुल आपका सवाल समझ गए हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि किसी के मन में, जैसे प्रदेश के छात्रों के मन में अगर ये शंका है तो उस शंका को दूर करना जो है कहीं ना कहीं सरकार का काम है, सरकार के अधिकारियों का काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश के, मतलब हमारे प्रदेश के छात्र अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तब उनकी संख्या 10, 20, 50, 100 की होती है। 5-5 दिन, 6-6 दिन, 10-10 दिन आंदोलन करते हैं, लाठियाँ खाते हैं, इतनी ठंड में, गर्मी में जो है वो कहीं ना कहीं जो है रात बिताते हैं। तब जा कर के थोड़ा सा जब दबाव बनता है, तब सरकार के अधिकारी जो है अपने ऑफिस से बाहर निकल करके कहते हैं कि हाँ आइए हम आपके साथ बैठक करते हैं। तो जो पुरानी सरकार थी यहाँ पर क्या लगता था, बड़ा स्मूथली काम होता था? ये स्मूथली काम का हम एक उदाहरण देकर के आपको बताना चाहेंगे कि किसी की भी सरकार होती, भाजपा के अलावा किसी की भी सरकार होती, तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला का मामला, लेकिन अगर हम कटहरी की बात करें तो यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है लोगों के मन में ये बात है। पूरे प्रदेश, ये क्षेत्र भी जो है, कटहरी क्षेत्र भी कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की तरह ले रहा है। तो ये सिर्फ कटहरी क्षेत्र ही नहीं, इनफैक्ट सौरभ, जो सब 9 सीटों पर विधान उपचुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर ही देखे जाएंगे। निकिता, बनी रही है हमारे साथ। शहनवाज इलियास हमारे साथ जुड़े हुए हैं कटहरी हमारे साथ। शहनवाज, किस तरीके से कुंदरकी में लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है?
देखिए, अब बिल्कुल अगर मैं चुनाव की बात करूं तो कुदर की विधानसभा का जो चुनाव है वो सीधे तौर पर सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। हालांकि आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम और बसपा भी चुनाव मैदान में है और तमाम तरह से जो पार्टियां हैं वो मेहनत में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 सभाएं यहाँ हुई, अखिलेश यादव भी यहाँ आए और तमाम तरह से जो है वो वोटरों को साधने की कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच यह सीधा मुकाबला है। हालांकि 12 प्रत्याशी हैं, 12 प्रत्याशी में एक ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर रामवीर सिंह वो हिंदू प्रत्याशी हैं और 11 प्रत्याशी हैं मुस्लिम हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी तादाद से मुसलमानों का जुड़ाव उनके साथ रहता है और मुस्लिम वोटर्स में उनकी अच्छी पकड़ है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आए, तमाम जो मंत्री आए, उनका सिर्फ यही कहना था कि जो यहाँ जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट भी है कि आखिर जो मुस्लिम वोटर है उनको लुभाने में भारतीय जनता पार्टी है कितनी जो है जो सही साबित होती है। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो दावा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर 1993 के बाद इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की जीत कुदर की विधानसभा पर दर्ज कराएंगे, क्योंकि 1993 के बाद 31 साल से भारतीय जनता पार्टी यह नहीं जीती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का लगातार इस सीट पर कब्जा रहा है। पूर्व में जो 2.5 साल गुजरे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के जो संभल के पूर्व सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग, उनके पोते यहाँ से विधायक थे जो कि अब संभल के सांसद बन गए हैं। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी की ये मजबूत सीट मानी जाती है। हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ मानी जाती है और अखिलेश यादव की नजरें भी इस सीट पर है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से सभाएं हुई और उन्होंने लगातार यहाँ जो है तमाम सौगातें कुदर की विधानसभा को दी, चाहे स्टेडियम की सौगात हो, चाहे सड़कों की सौगात हो, तमाम शिलान्यास किए गए, तमाम लोकार्पण किए गए और तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर पिछले कई महीनों से डेरा डाले बैठे हैं और लगातार बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारी के लिए। निकिता सरीर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई अम्बेडकर नगर से। निकिता, फाइनल ये कमेंट मैं आपसे लूंगा कि क्या लग रहा है कल का जो उपचुनाव होना है कैसा होने वाला है? इस बार 27 का सत्ताधीश वाला होने वाला है या लिटमस टेस्ट होगा? और उपचुनाव का ये जो महादंगल है क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, हम ग्राउंड ज़ीरो पर लगातार बने हुए हैं और उपचुनाव के पहले लगातार हर जगह गए हैं जहां पर उन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अब जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता को अपने मुद्दे पता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर उनको कसना है। और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव की बात सौरभ आपने भी सुनी, लोगों से उनका साफ तौर पर कहना है फाइट टफ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा, उसके बाद वहाँ पर कई प्रोग्रेसिव कार्य हुए, प्रोग्रेसिव टास्क हुए और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब क्योंकि उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लाजमी तौर पर जायज़ है कि ये जो चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनका एक जो परफॉर्मेंस हुआ था वो अप टू मार्क नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं एक बार उनके लिए कमबैक फैक्टर है। वहीं समाजवादी पार्टी चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने जीत के झंडे गाड़े थे वो बरकरार रहें। फिलहाल इंतजार है तो अब कल का जब मतदान होंगे और फाइनल जो रिजल्ट्स है, एग्जामिनेशन डे कल है और रिजल्ट्स आएगा 23 को। अब जो पूरी कसर है सभी पार्टी ने लगा दी है, तो इंतजार है कहीं ना कहीं इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो 27 में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। तो हम लगातार जनता की आवाज सुन रहे थे, अब जनता का काम है, उन्होंने कंठस्थ कर दिए हैं सारे टॉपिक जिन पर कल उनको वोट देना है। ये जनता है, ये सब जानती है। बिल्कुल, ये जनता है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता तमाम जानकारी के लिए। उप चुनाव का महादंगल आप देख रहे हैं। देखिए, अभी तक जनता ने सुना और आप भी जनता को सुनते हैं और जनता आपको सुनती है। नेताजी को कहने का मतलब अब बारी जनता की है। अब कल 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आप भी अपने घरों से निकलिएगा, मतदान कीजिएगा जहां जहां उपचुनाव होने हैं 9 सीटों, क्योंकि ये वोट के वजह से आप चोट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रत्याशी अच्छे लगते हो उसको आप वोट कीजिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे उपचुनाव का महादंगल में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।